स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं नीरज और आज किन विषयों पर बातचीत होगी। पहला टॉपिक होगा सोना, और सोने में कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। अभी खबर ये आ रही है कि अप्रैल से जुलाई के दौरान सोने की मांग घटी है, इंपोर्ट गिरा है। इससे पहले आपको याद होगा एक डेटा आया था कि ज्वेलरी की डिमांड भी घटी है ग्लोबली, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि क्रूड जो है 80 के नीचे फिसलेगा क्या, ये क्या बड़ा सवाल है, क्योंकि अब वो अटक गया है, 81 के आसपास बना हुआ है। ना तो टेंशन बढ़ रही है, ना डिमांड बढ़ रही है, फिर भी क्रूड 80 पे क्यों अटका हुआ है, इस पर सवाल जवाब लेंगे। तीसरा टॉपिक होगा बारिश से क्या फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लालिना जैसी सिचुएशन भी हो तो नुकसान हो सकता है। क्या होगा इंडिया में, इस पर बातचीत होगी डिटेल में। और इन सब पे बातचीत किससे होगी, हमारे साथ GJC जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा हमारे साथ होंगे। साथ ही बातचीत करेंगे एग्री कमोडिटीज़ पर, हमारे साथ होंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। इसके साथ ही दो एक्सपर्ट, एमिरेट्स NBD के डायरेक्टर प्राइवेट बैंकिंग डॉक्टर धर्मेश भाटिया जो दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही गंगानगर कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च कमोडिटीज़ अमित खरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूँ मैं गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे भारतीयों का बहुत प्रेम है और ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब इसका क्या रुझान कम हो रहा है, चमक फीकी पड़ रही है क्या। अप्रैल से जुलाई के बीच 4.23% इम्पोर्ट गिरा है। $12.64 बिलियन का ही इम्पोर्ट हुआ है। पिछले साल $13 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा हुआ था। एक और रिपोर्ट इससे पहले आई थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जिसमें बताया गया था कि ज्वेलरी की डिमांड 18% कम हुई थी। दाम बढ़े हैं, एक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन ड्यूटी कट के बाद दाम गिरे, क्या उसका कुछ असर होगा आने वाले समय में, सीजनल इम्पैक्ट क्या होगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। संयम जी, स्वागत है आपका। एकदम सीधे सीधे बताइए सर, ये क्यों गिर रहा है? लोग क्या, थोड़ा प्यार कम हो गया क्या सोने से? नहीं, देखिए, ऐसा था कि गोल्ड का रेट्स ऑलरेडी अप्रैल से लेके 70,000 से 75,000 के करीब आया था। उसके बाद जो डिमांड थी, रेट इतने बढ़ने से थोड़ी सी कम हो गई थी। 13.2 से 12.64 बिलियन डॉलर्स का आ गया था। और जुलाई के अंदर भी जो है वो 28,779 से लास्ट ईयर से 26,165 करोड़ तक नीचे आ गया था, क्योंकि उस टाइम पर बजट भी था, इंपोर्ट भी बुलियन डीलर्स ने कम कर दी थी 12 से 15 दिन तक। उसके बाद अगस्त के अंदर वापस जोर से इंपोर्ट चालू हो गई है। मार्केट के अंदर डिमांड वापस अच्छी तरह से आ गई है। इस महीने और सितंबर महीने के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होंगे, क्योंकि डिमांड भी डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर अच्छी आ गई है। आप ये देखेंगे कि पिछले 4 से 5 महीने कोई शादियों का फेस्टिवल नहीं था। सारी शादियों का फेस्टिवल जो है वो अभी अगस्त से राखी से शुरू होके उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास तक रहता है। तो उस टाइम पर जो डिमांड है वो वापस वही रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेपा का भी एग्रीमेंट हुआ है दुबई के साथ, उस वजह से भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन जो इंपोर्ट्स है वो ऑलरेडी 800 टन के आसपास ईयर ऑन ईयर होती है। वही फिगर्स इस साल भी मेंटेन रहेगी, ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि 9% ड्यूटी अभी घटी है। 15% से 15% से 6% तक ड्यूटी आई है। तो वापस एक कस्टमर्स के अंदर अच्छा रुझान आ गया है ज्वेलरी बाइंग का। सारे शोरूम्स के अंदर भी अच्छी डिमांड है। तो मुझे लगता है जो 4 महीने के अंदर डिमांड कम हुई थी, संयम जी एक मिनट रुकिए ना, महीने में कवर अप हो जाएगी। मुझे ये बताइए, क्या इससे पिछले साल भी डिमांड घटी थी क्या? नहीं, आप हर साल देखेंगे ना तो जून हाँ जुलाई के अंदर जो व्यापार होता है वो ईयर ऑन ईयर कम ही होता है, और वापस हाँ। ये अगस्त के अंदर वापस बढ़ना चालू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि जो क्वार्टर है वो क्वार्टर के अंदर बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है। मुझे लगता है ईयरली ट्रेंड क्या है? क्या पिछले, अगर मान लीजिए 5 साल का आप ईयरली ट्रेंड लें, तो गोल्ड की डिमांड घटी है, इंपोर्ट घटा है, या फ्लैट चल रहा है, या बढ़ा है, क्या है तीनों में? नहीं, आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर हर ईयर 750 टू 800 टन के बीच में इंपोर्ट्स होती है, उतनी ही सेल होती है। 450 टू 500 टन की सेल होती है डोमेस्टिक मार्केट में। 150 टू 200 टन की सेल होती है एक्सपोर्ट्स, जो री एक्सपोर्ट होते हैं बुलियन। हाँ हाँ। और उसके बाद 150 टन ऐसा भी होता है जो रिसाइकल होता है, ओल्ड गोल्ड आता है और उसको ज्वेलरी बना के वापस लेते हैं। तो नेट ये मान सकते हैं कि डिमांड टोटलिटी में बढ़ी भी नहीं है 4-5 सालों से, उसी रेंज में है जो वैल्यू टर्म्स है ना, अगर आप वैल्यू टर्म्स में गिनेंगे सोने के भाव बढ़ने, हाँ नहीं, भाव से तो बढ़ेगी, मतलब जो वॉल्यूम है उसमें नहीं बढ़ा। अब मेरा दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि जब सोने के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग और ज़्यादा खरीदारी की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि और कितना ऊपर भाग जाएगा। ऐसा सारे आप ज्वेलर्स लोगों ने मैंने को सिखाया है। अब ये ट्रेंड उल्टा हो रहा है क्या?
नहीं, देखिए आप देखेंगे हाँ। अगर अचानक से भाव बढ़ जाते हैं, अगर हम्म। एक ही दिन के अंदर 1000-2000 की तेजी आती है, उसके हम्म। बाद कस्टमर रुक जाता है। उसको लगता है कि अचानक तो तेजी आएगी, फिर भाव वापस धीरे से थोड़ा घटेंगे। जब तक भाव स्टेबल नहीं होता है ना, तब तक हम्म। कस्टमर्स वापस मार्केट में नहीं आते हैं। और भाव अगर धीरे-धीरे बढ़ता है, तब कस्टमर का रुझान फिर से गोल्ड के अंदर अच्छी तरह से आता है और कोई भी इंक्रीजिंग कमोडिटी के अंदर ही कस्टमर ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएशन होती है। लेकिन अचानक के बढ़ने से एक बारी कस्टमर और मार्केट के अंदर जो सेल होती है वो रुक जाती ओके, संयम तो अब ये मान के चला जाए कि यहाँ से आगे मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खूब बढ़िया डिमांड आएगी, क्योंकि बहुत सारे त्योहार वगैरह ये सब होंगे। है। डिमांड बहुत अच्छी रहेगी और सोने का भाव भी आप देखेंगे ना जो अभी जैसे हाँ। 2450 इंटरनेशनल मार्केट्स में और 70,200 है। हम्म। 9% शेड किया है मार्केट ने कस्टम ड्यूटी की वजह से। हम्म। वापस भाव वो 7 to 9% बढ़ जाएगा अगले आने वाले 3 महीने के अंदर। फेड के रेट्स भी घटने के आसार हैं। जो इन्फ्लेशन का डाटा भी 3 से आया 2.9 पे आया है। तो मुझे हम्म। वापस ये बढ़ता रहेगा और एंड कस्टमर को भी पता है कि ये एक बहुत गोल्डन मौका है गोल्ड गोल्ड बाय करने का। तो आने वाले टाइम के अंदर वापस 74 70। नहीं, आने वाले टाइम के अंदर कैसे बढ़ेगा? अभी 72,000 चल रहा है 999 का दाम, और मुश्किल से 15 दिन बाद रेट बढ़ जाए, रेट कट जाएंगे यूएस में। तो जब खरीदने का असली टाइम आएगा, दिवाली, धनतेरस और ये सब, उससे पहले दाम फिर से ऊपर, तो फिर महंगा, फिर क्यों खरीदेगा आदमी? डर जाएगा नहीं? अभी बाइंग करना चालू कर रहा है हर जन और उस टाइम के ऊपर भी 74 75,000 के आसपास जब भाव आते फिर बाइंग करेंगे लोग। तो मुझे नहीं ओके। लगता कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगा या ट्रेंड आएगा कि गोल्ड ना बाय करे। ये एक ही हम्म। चीज है जो 2 स्टेप पीछे जाएगी तो 4 स्टेप आगे जाता है गोल्ड। और वही माइंडसेट बन चुका है इतने साल से इंडियन कंज्यूमर का। और आने हम्म। टाइम के अंदर भी आपको देखेंगे कि 2600 28 3000 ऐसे रेट जाते रहेंगे और यही हम्म। कॉन्फिडेंस क्रिएशन एक कंज्यूमर के अंदर दिखेगा। अच्छा संयम जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। जैसे गोल्ड की, जब आप लोग तो चूंकि संस्था ही चला रहे हैं, तो डेफिनेटली लार्ज और बिग ट्रेंड्स को जरूर रीड करते होंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो 750 800 टन पे अटका हुआ, ना बढ़ रहा ना घट रहा, वहीं पर रहता, केवल प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसलिए ज्वेलर्स को फायदा है, नुकसान होता होगा, क्वांटिटी उतनी नहीं बढ़ रही है। क्या ये एक ऐसा ट्रेंड पिछले साल 2 साल में आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोग सोने के बजाय इक्विटी की तरफ चले गए, या दूसरे आइटम जैसे अभी एप्पल फ़ोन ही खरीद लिया 1.5 लाख का सोने की बजाय? ऐसा भी ट्रेंड है? ये ज्वेलर्स के लिए एक चिंता का कारण है क्या? क्योंकि 2 लाख करोड़ का कारोबार हो चुका है एप्पल का भारत में सिर्फ। नहीं, लास्ट वाला आपका 1.5 लाख वाली बात नहीं आवाज आई। मतलब अभी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी लोग, नई जनरेशन के लोग खरीद लेते हैं, तो 1.5 लाख का गोल्ड खरीदने के बजाय मोबाइल खरीदेंगे। नहीं, देखिए हमेशा से व्हाइट गोल्ड व्हाइट गुड्स हो गई हम्म। या गाड़ी हो गई, किसी को हम्म। फ्लैट्स हो गए, सबके अंदर अलग अलग लेवल का रुझान रहता है। हम्म। लेकिन आप ये देखेंगे कि पहले जब ट्रेंड था कि 8% to 9% लोग अपने कैपिटल का गोल्ड के अंदर रखते थे, जैसे स्पीड से गोल्ड बढ़ने लग गया है उस हिसाब हम्म। से अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, सोना है सुरक्षा के लिए, ये समझ के लोग 15% के आसपास भी कैपिटल मार्केट्स के कैपिटल अपने कैपिटल में से गोल्ड के अंदर रख रहे हैं। जो मिलेनियल्स हैं जिसकी आप बात हम्म। कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आज अगर ज्वेलरी नहीं खरीदे, ज्वेलरी क्या बात है। एक टाइम था आने वाले 3-4 साल पहले जब व्हाइट गुड्स के अंदर या बाकी फैशन के अंदर लोग स्पेंड करते थे, लेकिन जिस स्पीड से सोना बढ़ा है, जो मिलेनियल्स के हिसाब से 18 हम्म। कैरेट की 14 कैरेट की ज्वेलरी आई है, व्हाइट गोल्ड रोज गोल्ड की ज्वेलरी आई है, हम्म। वापस एक मिलेनियल्स का जो है रुझान गोल्ड की तरफ आ रहा है। कोई गोल्ड की बार्स खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं और कोई फैंसी ज्वेलरी खरीदते हैं। आज हम्म। चीज अंदर है और इंडियन कस्टम्स के अंदर जिस तरीके से हमारे पूर्वज सोना खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर कोई मिलेनियल्स कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वापस आके ट्रेंड के हिसाब से अपनी ज्वेलरी बाय करने के अंदर सोना वापस बाय कर रहे हैं। अभी लेकिन ज़्यादातर 45 के ऊपर वाली सोना खरीद रहे हैं, नीचे वाले कम खरीदते हैं, ये तो सही बात है। धर्मेश जी को जोड़ दो। धर्मेश जी, आप तो दुबई में रहते हैं सर। ये जो 2 चीज़ें मुझे समझ में आई है ना गोल्ड में, एक तो ये कि ये टनेज में नहीं बढ़ रहा है, भाव से ऊपर नीचे हो, ज़्यादा एक कम किया है, वैल्यूशन हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, टनेज में नहीं बढ़ रहा है ना। आप बता रहे हो इतना ही रहता है पिछले 4-5 सालों से। दूसरा भी एक ये नया चीज़ हमने देखा है कि जब सोना महंगा होने लगता है, लोग कम खरीदने लगते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आप कैसे देखते हैं सोने में ये जो डिमांड घटने के संकेत, मतलब इसको कैसे रीड करते हैं आप लोग? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोना एज अ सेफ हेवन बाइंग इसे कहते हैं हम। वर्ल्ड में सिर्फ 2 सेफ हेवन बाइंग है, एक है सोना, दूसरा है जापानीज येन। बट अगर आप देखिए लास्ट 6 महीने में काफी अच्छी पिटाई आपको जापानीज येन में देखने मिली है।
उस कारणवश अब सोने में काफी जी तेजी आई और सोना 2500 के स्तर भी छू चुका है। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो काफी वॉलेटिलिटी रुपये के कारण भी हुआ है। रुपया एक ऐसा कमोडिटी है, करेंसी आप देखिए, जो पूरे एशियन बास्केट में इतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ, जबकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन अराउंड 90 तक जाने की गुंजाइश है। तो अगर रुपया वीक होता है और सोना अगर स्थिर रहता है, तो भी आपको डोमेस्टिक मार्केट में ये 75,000 के ऊपरी स्तरों पर आपको देखने मिल सकता है प्राइस। तो आने वाले समय में मैं काफी बुलिश हूँ गोल्ड में। एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे रेट्स कट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको एक अच्छी खासी रैली आपको एक इक्विटी मार्केट में और सोने में देखने मिल सकती है। बहरहाल डिस्पोजेबल इनकम भी एक सोर्स होता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आप कहीं ना कहीं एक एज अ सेफ हेवन बाइंग सोने में निवेश करते हैं। तो ये भी काफी अच्छी एक मौका होता है क्लाइंटों को निवेश करने का। तो ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी इसमें, और आने वाले समय में अगर रेट्स जैसे ही घटने स्टार्ट हो जाएंगे शार्पली, आप तेजी 2500 2550 के स्तर आपको दिसंबर तक देखने मिल सकते हैं। ओके, ये स्थिति बन रही। अभी अगर ट्रेड लेना हो तो ले सकता है आजकल में, आज के लिए? देखिए, मैं तो काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करंट लेवल पे भी आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। एंटिसिपेट करिए कि एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। कल शाम में काफी अच्छी रैली आपको कॉपर, बेस मेटल्स, इस सिल्वर में देखने मिली है। तो गोल्ड काफी स्थिर था। एक्सपेक्ट करिए कि गोल्ड 71,000 के ऊपरी स्तरों पर आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। एक कॉल और जाते हैं इससे पहले, क्रूड पे क्या कॉल है आपकी? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में काफी स्थिरता आई है। आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इस कारणवश आपको देखिए कि करंट मंथ से सेकंड मंथ में काफी प्रेशर आ रहा है प्राइस में। प्लस कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है नहीं मार्केट में, तो मुझे यहाँ पे ये लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। मैं इसमें बिकवाली की सलाह दूंगा। कोई भी स्पाइक आता है यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। $2 से $3 की गिरावट आपको ब्रेंट में, और WTI की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 75 से लेकर 73 के स्तर फिर से आपको देखने मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेरी कच्चे तेल में रहेगी। बट उधर ईरान इजराइल का वाला तनाव तो बना हुआ है। देखिए, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है उस कारणवश प्राइस में ऑलरेडी आपको $3 से $4 की स्पाइक देखने मिली थी। अगर आप ये पूरे महीने का अगर आप चार्ट देखें या प्राइस डेटा देखें तो 71 के स्तर भी देखने मिले, और फिर से मार्केट 77 78 के लेवल्स पे आ चुका है। तो प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी है, बट किसी को भी वॉर नहीं चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन एक अच्छा खासा एक वॉर प्रीमियम है। बट अगर आप आगे के सारे महीने देखें, इनफैक्ट आगे के 1 साल के देखें, तो ऑलमोस्ट $6 से $7 डिस्काउंट में चल रहा है प्राइस। ओके, तो ये है क्रूड पे राय। अच्छा, एक अमित जी भी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, आप गोल्ड पे ट्रेड लेंगे या क्रूड पे लेंगे? सबसे ज्यादा बुलिश किस पे हैं आप आज? सबसे ज्यादा गोल्ड पे बुलिश रहूंगा नीरज जी। मैं लेवल के लिहाज से देखा जाए तो अभी 70,400 के आसपास भाव है। यहाँ पे ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 70,100 इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरे को लगता है 70,800 से लेके 71,000 तक की रेंज जो है गोल्ड में आज देखने को मिल सकती है। क्रूड की अगर मैं बात करूँ तो 6500 रुपए के ऊपर इसमें फ्रेश खरीदारी है। एक बेस क्रिएशन वापस फिर से इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6500 के आसपास खरीदारी करें इंट्राडे के लिए। 6600 का टारगेट है और 6450 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, इस हफ्ते से मैं कमोडिटी कर रहा हूँ। इस हफ्ते मतलब मंडे से देखा 69,000 के आसपास था गोल्ड, अब पहुँच गया 70 के ऊपर। और हमारे तीनों मेहमान बुलिश हैं कि आगे फेस्टिवल सीजन आने वाला, गोल्ड के दाम और बढ़ेंगे, और 75,000 का भाव धर्मेश भाटिया जी दे के जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेश, आपका और संयम भाई आपका, कि गोल्ड पर अभी भी बहुत बुलिश नज़रिया है, यहाँ पे बना रहेगा। अमित जी, आप रुकिएगा हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे ज़्यादा बारिश से क्या खेती किसानी को नुकसान हो सकता है, उत्पादन को नुकसान हो सकता है। ला नीना भी एट प्ले है लेटर स्टेज ऑन सितंबर में। ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर से आपका कमोडिटी राउंडअप में। और अब एक खेती किसानी से जुड़ी खबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनकम प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, हाउ इंडिया इज बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस के नाम से रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2021 के बीच ज़्यादा बारिश के कारण करीब 34 मिलियन हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब मौसम विभाग इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जता रहा है। देश में 1 जून से अब तक सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश हुई है। तो क्या इस बार भी बारिश से नुकसान की कहानी दोहरा सकती है या फिर नहीं होगी? इस बार ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन है। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये रिपोर्ट को के हिसाब से तो ज़्यादा बारिश के दौरान 15 से 21 में नुकसान हुआ था। इस बार भी अब तक ज़्यादा है और अनुमान है कि और ज़्यादा होगा। लालीना भी संभावना जताई जा रही। तो क्या आपको लगता है कि कुछ नुकसान की संभावना है क्या? देखिए, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ये अभी बहुत डिटेल में हमने नहीं देखी है, और ये कई सालों का एक एक्यूमुलेटेड वर्जन उन्होंने निकाला है। एक चीज
हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि ज्यादा बारिश और ज्यादा सूखा, इन दोनों में किसानों के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, रूरल लाइवलीहुड्स के लिए ज्यादा सूखा ज्यादा नुकसानदेह, ज्यादा बारिश का निस्बतन कम नुकसान है, क्योंकि बारिश के इफेक्ट कुछ दिनों बाद कम हो जाते हैं, जबकि सूखे के इफेक्ट बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस साल भी अगर आप देखें, कुछ राज्यों में जरूर ज्यादा बारिश हुई है नॉर्मल से, लेकिन देखिए पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नॉर्मल से भी कम बारिश हुई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा हो रही है नॉर्मल से, तो वो लॉन्ग टर्म में फसलों के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे रिजर्वॉयर्स भर जाते हैं और रिजर्वॉयर भरने से रबी की फसल में फायदा होता है। ओके तो सिराज सर, जैसे मान लीजिए उन्होंने तो एवरेज निकाला, 5-6 सालों तक उन्होंने देखा कि धीरे धीरे हुआ, लेकिन जैसे इस साल की एक बड़ी पिकुलर सिचुएशन की, जो सबसे फर्टाइल लैंड वाले प्रदेश है वहाँ तो बारिश ही कम हो रही है। तो इसको ये मान लिया जाए कि एकदम न्यूट्रलाइज है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ज़्यादा बारिश उन जगहों पे हो रही है जहाँ पे, जैसे पंजाब में नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा, हरियाणा में नहीं हो रही है, यूपी में उतनी नहीं हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादकता है खाद्यान्नों की, जो मेन कोर्स वाले। तो न्यूट्रल मान के चलें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छी बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इरिगेटेड रीजन्स हैं, तो यहाँ पर अगर बारिश नहीं होगी, ज्यादा अच्छी बारिश नहीं होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, तो किसान अंडरग्राउंड वाटर यूज करेंगे। मैंने अभी लिखा भी था एक आर्टिकल में कि अंडरग्राउंड वाटर यूज करेंगे, हो सकता है कि उत्पादन और उत्पादकता पे फर्क ना पड़े, लेकिन आप अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिक बात यह है कि बारिश नॉर्मल हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, वो खाली बारिश के बारे में बात नहीं कर रही है, वो ये भी कह रही है कि जो एक्सेसिव हीट जो हमने देखी इस साल दिल्ली में, तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच गया, जो गरीब लोग हैं, जो घर के बाहर काम करते हैं, खुले में काम करते हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए बहुत दिक्कत है, उनके लाइवलीहुड का नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उनकी इनकम कम हो रही है। तो ये बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो भी कदम होने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए, और जाहिर है कि इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होना है, जो अभी तक हमने देखा नहीं है। जी अच्छा सिराज सर, आखिरी में जाते जाते क्या और बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान है लालीना की वजह से? नहीं, एल नीना का इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत एडवर्स इम्पैक्ट इस साल आएगा, क्योंकि अभी अगस्त में भी बारिश बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं हुई है। ज्यादातर राज्यों में बारिश नॉर्मल हुई है या थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा हुई है। देखिए 20 प्लस माइनस 19% को हम नॉर्मल कहते हैं, तो अगर 19% तक हुई है ज्यादा तो वो नॉर्मल ही कहलाएगी। और ये हम समझते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर में एक अच्छा मानसून रहा है। ओके अच्छा मानसून रहा, ऐसा ही होना ही चाहिए। लेकिन एक शब्द आपने यूज़ किया, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का कारण वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। सिराज सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं उस रिपोर्ट को लेकर के। अमित, लास्ट क्वेश्चन आपसे, एग्री में कोई टॉप ट्रेड इस वक्त का? एग्री में देखा जाए तो ग्वारशीट ग्वारगम की कीमतों में काफी प्रेशर बना हुआ है। लेवल के लिहाज से सितंबर वाइडा ग्वारगम 10,400 के आसपास बिकवाली करें, 10,000 का टारगेट लगा के रखें शॉर्ट टर्म का, और 10,700 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जी। ओके तो ग्वार पे ये आपके लिए ट्रेड इस वक्त का बताया है। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में आज के लिए इतना ही। अब छोटा सा एक ब्रेक और उसके बाद फ्यूचर्स एक्सप्रेस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।